हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम लोगों को 2-3 टर्म्स और अच्छे से समझने होंगे। तो हम लोग चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, सो दैट मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टर्म है हमारा फाइनेंस। अगर अभी हम आप सभी लोगों से पूछते हैं कि फाइनेंस का मतलब क्या होता है, तो जनरली फाइनेंस सुन करके हमारे मन में यही आता है कि फाइनेंस का मतलब होता है पैसा या फिर फंड्स, ठीक है, या फिर कैश। यही सारी चीज़ें आप लोगों के मन में अभी चल रही होंगी, लेकिन फाइनेंस का असली डेफिनेशन क्या है वो अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप सभी को नोट करना है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और कैश, कुछ भी आप बोल सकते हो, व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। समझ लीजिए आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ करते हो वो सब किस में इंक्लूड जाएगी, वो फाइनेंस में इंक्लूड जाएगी। ठीक है, फाइनेंस का मतलब नहीं होता है कि फंड्स या फिर कैश। फाइनेंस का मतलब होता है कि कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। ठीक है, आपको कैश की रिक्वायरमेंट है और उस कैश की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हो वो सब फाइनेंस में इंक्लूड होती है। ठीक है, अब हम जैसे अब आप एक सिनेरियो ले लीजिए। समझ लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, जब भी आप बिजनेस कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या करोगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे। कैपिटल इंट्रोड्यूस करना मतलब आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे। अरे आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तभी तो वो बिजनेस कहलाएगा ना, वो आगे चलेगा, बढ़ेगा। तो वो क्या आ गया आपके पास, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। अब कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक होता है ओन्ड फंड्स, एक होता है बोरोड फंड्स। ठीक, अब ये जो ओन्ड फंड्स होता है ये हमारा होता है इक्विटी। ठीक, और ये जो बोरोड फंड्स होता है ये होता है हमारा डेट। ठीक, इस पर ध्यान रखिएगा। डेट जब हम लोग उठाएंगे मार्केट से तो इस पे हम लोगों को पे करना होता है इंटरेस्ट। ठीक, और इक्विटी तो हमारा ही होता है। ठीक, जैसे बोरोड फंड्स के थ्रू अगर हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो भी कॉस्ट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे केडी। ठीक, और हम लोग ओन्ड फंड्स के थ्रू अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं के ई। और आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो के डी होता है वो छोटा होता है के ई से। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अभी जैसे हमारे पास आपको यहाँ पर जैसे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ते समय अपने को ये ध्यान रखना होगा कि फाइनेंस के लिए, ठीक है, फाइनेंस के लिए हमारे पास सोर्सेस सिर्फ दो हैं, जैसे आपका डेट एंड इक्विटी। और जब हम लोग इसको एक साथ पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स और कैश व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। जब आपको अरेंजमेंट करना हो, आप जब अरेंज करते हो फंड्स या कैश की, जब आपको ज़रूरत हो तो उसको फाइनेंस कहते हैं। ठीक, बिजनेस मान लीजिए आप एक रन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके पास दो सोर्सेज हैं जहां से आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पहला है ओन्ड फंड्स, दूसरा है बोरोड फंड्स। ओन्ड में आपका इक्विटी आ जाएगा, ठीक, बोरोड में आपका डेट आ जाएगा। ठीक, डेट से पैसा उठाने में जो भी हम लोगों को कॉस्ट इनकर करना पड़ता है वो होता है केडी, और
ओन्ड फंड्स यानी इक्विटी में अगर हम लोग पैसे उठा रहे हैं तो उसका जो भी कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, के। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि के आपका लेस होता है के से, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया, फाइनेंस के आपके दो सोर्स होते हैं मेनली। ठीक है, कौन कौन से, डेट एंड इक्विटी। और डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन होता है वही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है, कैपिटल स्ट्रक्चर। अब जाकर के हम लोग टॉपिक पर पहुंचे और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी फर्म का जो मोटिव होता है, जो अल्टीमेट मोटिव होता है, वो होता है आपका फर्म की वैल्यू को इंक्रीज करना। ठीक है, ये क्या है, प्राइम मोटिव है। ठीक, अब ये जो फर्म का वैल्यू है, सॉरी फर्म की जो वैल्यू है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट, ये जो फर्म की वैल्यू है इसको दो चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। क्या क्या, पहला हो जाता है कॉस्ट, दूसरा हो जाएगा अर्निंग। ठीक, अब यहां पर जो ये कॉस्ट है, अब यहां पर ये जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इसको चार्ट के थ्रू बना लेते हैं, चार्ट के टर्म्स में, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जैसे जैसे हम बनाते जाए वैसे वैसे बनाते जाइए। समझ लीजिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक, फिर अब ये दो बाइफर्केशन हम लोग करेंगे। फर्स्ट है आपका कॉस्ट का, ठीक, सेकेंड है आपका अर्निंग का, जिसको हम लोग EBIT भी कहते हैं। ठीक, अब इस बाइफर्केशन में भी कुछ और बाइफर्केशन है। जैसे ये जो कॉस्ट है इसके तीन पार्ट है। पहला है नेट इनकम अप्रोच, ठीक, फिर उसके बाद है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक, और फिर लास्ट है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम चाह रहे हैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सबसे पहले तो। ठीक, और अर्निंग यानी कि EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें होता है एक आपका MM अप्रोच, इसका मतलब मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, मार्केट वैल्यू जो होती है फर्म की, ठीक, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मतलब वो इन्फ्लुएंस होता है दो चीज़ों से, पहला कॉस्ट, दूसरा अर्निंग यानी कि EBIT। कॉस्ट में तीन बाइफर्केशन है, पहला है आपका नेट इनकम अप्रोच, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और तीसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, और अर्निंग यानी कि EBIT में एक अप्रोच है, उसका नाम है MM अप्रोच यानी कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच। टोटल हम लोगों को ये चार कंसेप्ट पढ़ने होंगे। ठीक है, फिर अपना ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से ये नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक बात आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, अगर आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट अगर इंक्रीज होगा तो फर्म की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, और अगर आपका इंक्रीज होगा अर्निंग तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगी, ये भी आपकी डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी। ठीक है, कॉस्ट और वैल्यू ऑफ द फर्म, इन दोनों में जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, और अर्निंग और फर्म की वैल्यू में जो रिलेशन है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम लोगों को देखना होगा एजम्पशंस। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर के हर एक पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को कुछ एजम्पशंस को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब एज्यूम करना पड़ेगा कुछ चीज़ें, अगर हम चाहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर की चीज़ों को हम लोग अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो एजम्पशंस क्या क्या हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओनली टू सोर्सेज आर अवेलेबल
ठीक है। फाइनेंस के सिर्फ आपके पास दो सोर्सेज है, डेट एंड इक्विटी। ठीक, पहला आपका देयर इज नो चेंज, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं है होगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। आपका जो भी आपने डिसाइड किया है मतलब वही डिसाइडेड रहेगा, कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन में चेंज नहीं होगा। मतलब जितना आपने डेट में डिसाइड किया है या फिर जितना इक्विटी में डिसाइड किया आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करोगे। ठीक है। होल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नो रिटेन्ड अर्निंग। देखिए कई बार ऐसा होता है किसी हर कंपनी में कि आपका समझ लीजिए टोटल प्रॉफिट 100 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये में से 70 रुपीज़ क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और बाकी का रिटेन कर लिया जाता है। क्यों? फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाता है, कुछ पैसे सेव कर लिए जाते हैं, रिटेन कर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एज्यूम किया जा रहा है कि आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है आप सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो और आप रिटेन करोगे कितना, 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर गिवन, ये दिया रहेगा, एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो। ये आपका ABIT जितना दिया हुआ है उतना ही रहेगा, ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स। यहाँ पर जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपका कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगने वाला है, प्लस आपका कोई भी पर्सनल टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हमारा EBIT विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब आपका फाइनेंशियल मिक्स, ठीक है, फाइनेंशियल मिक्स बोले तो डेट प्लस इक्विटी, इसका प्रोपोर्शन आप चाहे जैसा भी कर दो, ठीक है, 70-30 कर दो, 80-20 कर दो, 90-10 कर दो, लेकिन आपके EBIT पे उसका कोई भी असर नहीं होने वाला, वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है, जल्दी से ये सारे पॉइंट्स अच्छे से देख लो और इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बाइफर्केशन का फर्स्ट पॉइंट हमारा है नेट इनकम अप्रोच, जो कि कॉस्ट में था। याद करिए कैपिटल स्ट्रक्चर लिखा था हमने, उसका 2 बाइफर्केशन किया था, एक आपका कॉस्ट था, एक आपका कैपिटल था। कॉस्ट में 3 थे और आपका दूसरा अर्निंग में आपका 1 था। ठीक है, तो कॉस्ट में पहला क्या है, NI अप्रोच। अब नेट इनकम अप्रोच को पढ़ने से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके कुछ एजम्पशंस। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एजम्पशन क्या क्या है, 2 एजम्पशन है मेनली। आपका ये देखना पड़ेगा आपको ध्यान से कि जैसे जो भी हम लोग डेट या फिर इक्विटी इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसका कॉस्ट यानी कि KD एंड KE ये दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक, एंड आपको एक और चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे KD को अगर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, KD को अगर आप इंक्रीज करोगे तो इससे आपका रिस्क इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो अगर हम लोग डेट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस पर हम लोगों को पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम लोगों के ऊपर बर्डन भी बढ़ेगा और रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर यह एज्यूम किया जा रहा है कि आप चाहे जितना भी डेट लो, ठीक है, जितना भी आप डेट इंट्रोड्यूस करो, लेकिन आपके ऊपर रिस्क का बर्डन नहीं पड़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला एजम्पशन था आपका। ठीक है, इसका जो सेकंड एजम्पशन हो जाएगा वो है इसमें टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट ये आपकी दी रहेगी। ठीक है, दी रहेगी और ये ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। इसका मतलब कि क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 2 एजम्पशन अपने को ध्यान रखना है। पहला क्या कि आपका KD और KE ये आपका कांस्टेंट रहेंगे, प्लस KD को अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपका रिस्क का बर्डन इंक्रीज नहीं होगा, प्लस टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी प्रोवाइड की रहेगी, लेकिन वो रहेगी कांस्टेंट, मतलब उसमें कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं KD
और के ई, ठीक। के डी है हमारा 10% और के ई है हमारा 15%। और डेट और इक्विटी का जो रेशियो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वो किस रेशियो में किया गया है, मान लीजिए 50%। 50% डेट इंट्रोड्यूस किया है, 50% इक्विटी इंट्रोड्यूस किया है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं जैसे 0.5 मान लेते हैं, ठीक है, 0.5 मान लेते हैं, 0.5 मान लेते हैं। अब 50/100 करेंगे 0.5 ही आएगा। अब हम लोगों को ओवरऑल कॉस्ट पता करने के लिए यानी कि केओ पता करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या आप समझ ही रहे होगे, ठीक है, के डी इंटू वेट डी, ठीक, प्लस के ई इंटू वेट ई, ठीक। तो के डी हमारा कितना था, 10 इंटू 0.5, ठीक, प्लस के ई हमारा कितना था 15 इंटू 0.5, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 7.5 और ये आपका हो जाएगा 12.5। ये आपकी क्या आ जाएगी, क्यों, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। देखिए अभी जितनी भी हम लोगों ने बात की है उसका यही क्रक्स निकल रहा है कि आप जब तक आप डेट को इंट्रोड्यूस करते रहोगे, ठीक है, डेट को आप बढ़ाते रहोगे, ठीक, तो आपका जो केओ है यानी ओवरऑल कॉस्ट जो आपकी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक। जब आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस होगी तो आपका क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, फर्म की जो वैल्यू है, फर्म्स वैल्यू, ये भी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एनआई अप्रोच क्या बोलता है कि एज लॉन्ग एज यू विल इंक्रीज द डेट द ओवरऑल कॉस्ट विल डिक्रीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज। व्हेन प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज देन अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, ठीक है। ये था आपका क्रक्स। मतलब अगर एक लाइन में बोला जाए कि एनआई अप्रोच क्या बोलता है तो वो ये बोलता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, आप लोगों को एक छोटा सा चार्ट बना के दिखा देते हैं, ठीक है। चार्ट से और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। डिग्री ऑफ लेवरेज यानी कि डेट, यहां पर हमने बना दिया के डी और यहां पर बना दिया हमने के ई, जो कि आपस में पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों को टच कर रहा है क्या, के ओ, ठीक। अब आपको ये देखना होगा, इसको नंबर दे देते हैं 10, 15, 0.2, 0.5, 0.7, 1.0, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आप अपना के डी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, वैसे वैसे आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या रिड्यूस होती चली जाएगी। देखिए जब आपने 0.5 इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, 50% आपने इंट्रोड्यूस किया तो फिर ये ओवरऑल कॉस्ट और कम हो गई यहाँ पर। फिर आपने 70% जब इंट्रोड्यूस किया के डी तो फिर ये ओवरऑल कॉस्ट और कम हो गई। फिर आपने जब पूरा का पूरा ही यहाँ पर ये जैसे ऐसे मान लो कि जैसे ये थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं इसको, ठीक है। जब आपने पूरा का पूरा के डी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो सॉरी डेट ही इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल जो भी पूरा ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या बराबर हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्रक्स, जैसे जैसे आप अपना डेट का इंट्रोडक्शन करते जाओगे ये जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका एनआई अप्रोच यानी कि नेट इनकम अप्रोच। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए तो नेक्स्ट है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए एनआई अप्रोच में एक चीज़ हम आप लोग को बताना भूल गए, उसका जो मेन टैगलाइन है उसमें ये होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स, ठीक है। उसमें कैपिटल एनआई अप्रोच में कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता था, लेकिन सॉरी एनओआई अप्रोच में एनओआई अप्रोच में
आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मैटर नहीं करता। जैसे एनआई अप्रोच में क्या होता था, हमने बात की थी ना, जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज करते चले जाओगे, मतलब डेट का इंट्रोडक्शन करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या होता चला जाएगा, वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि इट डजेंट मैटर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर आपका मैटर करता ही नहीं है। एक बात और, ठीक है, आपका ये जो एनआई अप्रोच था, ठीक है, ये 2 लिख दे। आपका जो एनआई अप्रोच था वो दिया था किसने, डेविड डुरांड ने, एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, डेविड डुरांड, ये इनका नाम है, डुरांड। अब डेविड डुरांड ने एनआई अप्रोच दिया और डेविड डुरांड ने ही एनओआई अप्रोच दिया। डेविड डुरांड को फिर फील हुआ, ठीक है, अपनी ही अप्रोच को पढ़ने के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि मैंने एनआई अप्रोच को बताते समय कुछ मिस्टेक्स की थी और उस मिस्टेक्स को सुधारने के लिए उन्होंने क्या लाया, एनओआई अप्रोच। ठीक है, मतलब एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच दोनों ही डेविड डुरांड ने दिया था। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ये सीन है कि जैसे जैसे आप डेट को इंक्रीज करोगे, ठीक है, डेट को इंक्रीज करोगे तो आपका फायदा है फर्स्ट वाले के हिसाब से। ठीक है, डेट को इंक्रीज करते चले जाओगे तो आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब आप खुद सोचो, आप किसी कंपनी में हो, ठीक है, वो कंपनी बहुत सारा डेट उठा रही है, बहुत सारा लोन उठा रही है, तो जब बहुत ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, लोन उठाने पर रिस्क तो होता ही है, जब बहुत ज़्यादा रिस्क है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट की डिमांड करोगे या नहीं, बिल्कुल करोगे। ठीक है, तो जब आप डेट इंक्रीज कर रहे हो, डेट इंक्रीज करने से जो भी फायदा हो रहा है, ठीक है, अब इक्विटी वाले कह रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो अपने को प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए, तो डेट को इंक्रीज करने से जो आपको फायदा मिल रहा था वो आप पे कर दोगे किसको, इक्विटी वालों को। ठीक है, मतलब आपने इधर से पैसा बचाया और इधर पैसा पे कर दिया। अब ये बताइए आपका कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, केडी आप अपना डेट बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, आपका ये जो केई है ये डिमांड करने लगा कि हमें भी पैसे चाहिए। जब हम ये डिमांड करने लगा कि आपको इसको भी पैसे चाहिए, तो क्या किया, आपको डेट से मिलने वाला फ़ायदा, केडी से मिलने वाला फ़ायदा आपने केई को दे दिया, और इसी की वजह से ये जो आपका केओ है, ओवरऑल कॉस्ट है, वो आपका पैरेलल हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया, सीधे जा रहा है। ठीक है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो ये था इसका मेन क्रक्स कि आप जैसे जैसे डेट को इंक्रीज करोगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि डेट से मिलने वाला फ़ायदा आप इक्विटी वालों को पे कर दोगे, इससे क्या होगा कि ना आपका फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, यानी कि जो आपका ओवरऑल कॉस्ट है वो क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, चलिए इसको ज़रा सा लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। डेट से मिला हुआ गेन इक्विटी वालों को पे करने में निकल जाएगा, जिससे ओवरऑल कॉस्ट यानी कि केओ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, डेट से मिला हुआ गेन इक्विटी वालों को पे करने में चला जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, जिससे ओवरऑल कॉस्ट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए, इस साइड डिग्री ऑफ लेवरेज है, यानी कि आपका डेट, और इस साइड आपका केओ, केडी एंड केई। ठीक है, आपका केडी बढ़ रहा है, ठीक, केडी से होने वाला फायदा आप केई वालों को दे देंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले में वो हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, केओ आपका अब सीधा हो गया। ठीक, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक, ये था आपका एनओआई अप्रोच जो कि दिया है डेविड डुरांड ने। डेविड डुरांड ने आपका एनआई भी दिया था, डेविड डुरांड ने आपका एनओआई भी दिया है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
कैपिटल स्ट्रक्चर के फर्स्ट बाइफर्केशन यानी कि कॉस्ट में 3 हम लोगों को देखना है, ठीक है। फर्स्ट था हमारा एनआई अप्रोच जो कि डेविड डुरान ने दिया था। सेकंड है हमारा एनओआई अप्रोच जो कि डेविड डुरान ने ही दिया था एनआई वाली गलती को सुधारने के लिए। थर्ड है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या सीन है देख लेते हैं जल्दी से। डिग्री ऑफ लिवरेज यानी कि आपका EBIT, ठीक। डिग्री ऑफ लिवरेज शुड बी यूज्ड अप टू अ सर्टेन लेवल, मतलब आपको आपका जो डेट का इंट्रोडक्शन आप कर रहे हो ना तेजी से, वो आपको एक लिमिट तक करना चाहिए। क्यों? बिकॉज KO विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। क्यों? जब आप बाहर से लोन लोगे तो उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा लोन लेने लगोगे तो आपके ऊपर लोन का बहुत बड़ा सा बर्डन आपके सर पर आ जाएगा, ठीक है। तो बर्डन आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है फर्म का यानी कि KO क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। KO आपका इंक्रीज होने लगेगा विच विल लीड टू ए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप डेट का इंट्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ऊपर वाले को, तो आपका जो KO है ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। जब आप पूरा का पूरा जो भी कमा रहे हो उसको पे ही कर दे रहे हो ओवरऑल कॉस्ट के टर्म्स में, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी, और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, फर्म की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था किसी भी फर्म का जो मोटिव होता है वो उसके वैल्यू को बढ़ाना ही होता है, ठीक है। फर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी, गुडविल, सब कुछ अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पर नीचे हमने एक चार्ट भी बनाया है, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। सबसे पहले KD आपका देखिए बढ़ रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है यहाँ पर इस पॉइंट तक आपका कांस्टेंट है, फिर उसके यहाँ से इंक्रीज होने लगा, ठीक। ये जो KE है ये तो इंक्रीज हो ही रहा था। आपका KO क्या था, KO आपका डिक्रीज हो रहा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक में KO भी आपका कांस्टेंट था, लेकिन जब आप डेट का इंट्रोडक्शन और बढ़ाते ही चले गए तो फिर ये जो KO है ये भी यहाँ से बढ़ता चला गया। अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, रुक जाइए हम बताते रहे, अगर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, मतलब समझ रहे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में, मतलब इस वाले एरिया में ही अगर आप रुक जाते तो आपका जो KO रहता वो कांस्टेंट रहता। लेकिन क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप इंट्रोडक्शन करते चले जा रहे हो तो आपका KO क्या हो जाएगा, वो देखिए वो बढ़ता चला जाएगा, और जिससे कि आपका वैल्यू ऑफ द फर्म वो आपका डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका ये जो ये बना हुआ ना एरिया, ये है आपका रेंज ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। इस साइड आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा और यहाँ पर स्पेस नहीं है तो फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, डिग्री ऑफ लिवरेज, ठीक है। तो ट्रेडिशनल आपका जो थ्योरी ये बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच, कि आपको डिग्री ऑफ लिवरेज यानी कि EBIT हमने यहाँ लिख दिया बाय मिस्टेक। डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका डेट, ठीक। आपको डेट को क्या करना होगा, डेट को आप एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ा सकते हो, एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि अगर आप डेट को और ज़्यादा लेवल अप करते चले जाओगे, लेवल अप, तो फिर आपका जो KO है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जब आपका फर्म का ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज होता चला जाएगा तो फर्म का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। बहुत गर्मी है। तो अभी आज हम लोगों ने क्या देख लिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को, पहला कॉस्ट है, दूसरा आपका अर्निंग। कॉस्ट में 3 चीज़ें हम लोगों ने देखी है अभी, क्या क्या, नेट इनकम अप्रोच जो कि डेविड डुरान ने दिया है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच वो भी डेविड डुरान ने दिया है, और आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। ये 3 अप्रोच हम लोग पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ये टॉपिक, क्या पढ़ करके, आपका अर्निंग का जो टॉपिक था, आपका MM अप्रोच यानी कि मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, और उसके साथ साथ कुछ और कंसेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है, उसको भी पढ़ना है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो,
ठीक है। और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया या फिर क्या आपको सब कुछ समझ में आ गया है या नहीं। ठीक है, चलिए आप अपना ध्यान रखिए और खूब सारा पानी पीजिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।